जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को कंक्लूड करेंगे। कल के लेक्चर में हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, कुछ कंसेप्ट्स हमने पढ़े थे डायग्राम तक, और आज हम इस लॉ को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो आपको असाइनमेंट दी गई थी कि इस टेबल की मदद से, जो कल हमने सीखा था टेबल, इसकी मदद से आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस पे भी नंबरिंग करके और वाई एक्सिस पे भी नंबरिंग करके। तो अपनी डायग्राम चेक करवाइए। जी मेरे भाई, दिखाइएगा डायग्राम। नहीं, अभी ये ऊपर वाली डायग्राम बनाई तो है आपने, ठीक है। नहीं तो ये वाई एक्सिस पे क्यों नहीं नंबरिंग की आपने? आप दिखाइए डायग्राम में। एक्स एक्सिस पे, हाँ ये शाबाश, ये डायग्राम अच्छी है। एक्स एक्सिस पे भी नंबरिंग की, वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपके कर्व की शेप, 3 कर्व्स ड्रॉ किए आपने। तीनों कर्व्स की शेप तकरीबन वैसी ही है क्या जैसी कि बुक में नजर आ रही है आपको? तो अगर वैसी है तो इसका मतलब है आपकी डायग्राम करेक्ट है, ठीक है। ये भी तकरीबन ऐसे ही। जी आप दिखाइएगा। एक्स एक्सिस पे भी नंबरिंग की, वाई एक्सिस पे भी नंबरिंग की। 3 कर्व्स है हमारे टोटल प्रोडक्टिविटी का, एवरेज प्रोडक्टिविटी का और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व पहले इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है और नेगेटिव साइड पे भी जा रहा है। टोटल प्रोडक्टिविटी पहले इंक्रीज हो रही है मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के, फिर डिक्रीज हो रही है। शाबाश, ठीक है। एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है ये पहले इंक्रीज हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है, लेकिन एवरेज प्रोडक्टिविटी नेगेटिव साइड पे नहीं जा रही, ठीक है। और इसकी शेप तकरीबन राउंड शेप है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, शाबाश। जी, कोई स्टूडेंट जिसको डायग्राम ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हुई हो, उसने कोशिश की हो लेकिन डायग्राम सही ड्रॉ नहीं हुई, जी चलिए आज इसको फिर डिस्कस करते हैं मजीद। तो रिफ्रेश कर देते हैं आज के लेक्चर को। आगे चलने से पहले कल के लेक्चर के जो की पॉइंट्स थे वो मैं डिस्कस कर देता हूं ताकि कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाए। पढ़ क्या रहे थे हम? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। स्टार्ट किया था हमने इस चीज से कि प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन किसको कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप क्या है। तो हमने ये देखा था कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोई भी हो, उसकी प्रोडक्टिविटी सेम नहीं रहती, चेंज होती रहती है। यानी ऐसा नहीं है कि 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने इंक्रीज किए तो प्रोडक्शन उसी रेशो से इंक्रीज होगी, नहीं, ये लाजमी नहीं है। बल्कि वो फैक्ट जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है पहले इंक्रीज करती है और फिर उसके बाद डिक्रीज करते हैं, ठीक। तो जो हमने पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन, वो 2 तरह से हम स्टडी करते हैं, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकल है इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप। शॉर्ट रन में इस रिलेशनशिप को स्टडी करें, इसे कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में स्टडी करें, इसे कहते हैं हम रिटर्न टू स्केल, ठीक है। और ये ध्यान में रखिए दोनों जगह पे, ठीक है, हमारा फोकस होगा इनपुट और आउटपुट के ऊपर। तो अभी शॉर्ट रन हमने स्टार्ट किया था समझना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में वो क्या कहता है कि चूंकि शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन में आपको पता है कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। तो डेफिनेशन में उसने कहा अगर आप फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे कुछ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते जाएं, इंक्लूड करते जाएं, ऐड करते जाएं, तो पहले उन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और एक सर्टेन लिमिट पे पहुंचने के बाद वो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर आप इंक्रीज करते जाएं वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते जाएं, तो स्टार्ट में इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन एक सर्टेन लेवल पे पहुंच के जहां पे फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन आइडियल हो जाएगा
ऑप्टिमम हो जाएगा। उस लेवल के बाद भी अगर आप मजीद वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते जाएं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यह है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और इसमें देखें इसके दो फेजेस होते हैं। एक फेज वो जिसमें हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते जाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और दूसरा फेज वो जिसमें हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते जाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती रहती है। इस फेज को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और इस फेज को क्या कहते हैं? जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज रिटर्न। ये फर्क समझे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, इसको आसानी के लिए बस एक छोटी सी एग्जांपल है, सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए, या तो हम कर लेंगे। फर्ज कीजिए कि हमारे घर में हमारी वालदा जो है वो हंडिया पका रही हैं, सालन बना रही हैं, उसमें अभी तक नमक नहीं डाला। आपके ख्याल में क्या उसका टेस्ट डेवलप हुआ होगा? अभी वो नहीं डेवलप हुआ होगा। अब वो समझे हमारा फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो हंडिया में जितना भी शोरबा है उसमें अगर थोड़ा सा नमक डाले, बताइए उसका टेस्ट इंप्रूव होगा कि नहीं होगा? पहले की निस्बत इंप्रूव होगा। लेकिन अभी जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन है ये आइडियल नहीं हुआ। तो बताइए दूसरी दफा में चुटकी में थोड़ा सा नमक डाला, अब बताइए क्या टेस्ट इंप्रूव होगा? अभी भी इंप्रूव, लेकिन अभी आइडियल पे नहीं पहुंचा। इसी तरह 3-4 चुटकियों के बाद एक लेवल आएगा जहां पे वो टेस्ट उसका आइडियल पहुंच जाए। अब ये जो 4 चुटकियों तक हमारा लॉ कौन सा चल रहा है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बेनिफिट जो है वो हमें ज्यादा मिल रहा है। और अगर जब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन आइडियल हो जाए उसके बाद मजीद नमक ऐड करते जाइए तो बताइए क्या टेस्ट मजीद इंप्रूव होता जाएगा? अब इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ये डिफेक्टिव हो गया, ये पुअर हो गया, ये आइडियल नहीं रहा। अब आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी जितना मजीद नमक ऐड करते जाएंगे। और अगर ऐड करते ही जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाएगी, यानी हंडिया खाने के काबिल नहीं रहेगी। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कंसेप्ट समझाने के लिए दिया। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखना आपने, सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। तो डेफिनेशन समझ आ गई। इसके बाद हमने टेबल बनाया था, इसमें 5 कॉलम है, 2 कॉलम लेफ्ट साइड पे अलहदा किए, 3 कॉलम राइट साइड पे अलहदा किए। भाई दोनों में फर्क क्या है? जो लेफ्ट साइड वाले कॉलम है ये है हमारा फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड। ये फिक्स, ये देखें हर लेवल पे वो फिक्स ही है उसकी क्वांटिटी, ये हमारा फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये भी इनपुट है, वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन में इनपुट। और ये क्या है भाई? इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिर जाहिर है इनपुट और आउटपुट दोनों को ही सामने रखना पड़ेगा ना। इसमें नोट कीजिए मैंने कोई कॉस्ट का कॉलम नहीं बनाया, कोई रेवेन्यू का कॉलम नहीं बनाया, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, कॉस्ट रेवेन्यू का रिलेशनशिप थोड़े पढ़ते हैं। अब देखिए इनपुट के ऊपर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है, एक वेरिएबल है। ये क्यों है? इसलिए कि ये शॉर्ट रन का लॉ है और शॉर्ट रन में हमेशा कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। तो फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन लैंड, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर। 0 से शुरू किया हमने, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये क्लियर हो गया? फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 1 1 1 1 1 1 1। वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7। आगे चलो, अब आउटपुट की तरफ आते हैं। आउटपुट में है 3 तरह की प्रोडक्टिविटी होती है, 3 तरह की। टोटल प्रोडक्ट या टोटल आउटपुट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, अब छोटी सी एग्जांपल से क्लियर करते हैं। शाहिद आफरीदी ने पहला मैच खेला, 10 स्कोर बनाए,
दूसरा मैच खेला, 20 स्कोर बनाए। बताइए टोटल स्कोर कितने हैं? 30। टोटल प्रोडक्ट कितनी हो गई? 30। अब बताइए मार्जिनल प्रोडक्ट कितनी है? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है एडिशनल स्कोर इन एडिशनल मैच, वो 20 है, वो 20 है। एडिशनल दूसरे मैच का स्कोर सिर्फ उस एक का, वो 20 है मार्जिनल प्रोडक्ट। और एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज स्कोर कितना है? 15, ये है एवरेज। अब देखिए जब किसी की परफॉर्मेंस हमने दिखानी हो तो क्या बेहतर है, क्या सिर्फ मार्जिनल स्कोर दिखाया जाए उस कैरेक्टर का, सिर्फ टोटल स्कोर दिखाया जाए, सिर्फ एवरेज स्कोर दिखाया जाए, कि तीनों ट्रू पिक्चर? तो उसी तरह जब किसी प्रोडक्शन प्रोसेस का हम एनालिसिस कर रहे हो, खुद बताइए, वैसे तो सबसे अहम उसकी लेटेस्ट परफॉर्मेंस होती है ना, कि प्लेयर की लेटेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट सबसे अहम है। लेकिन बताइए कंप्लीट एनालिसिस के लिए क्या हमें टोटल प्रोडक्ट को भी शो करवाना चाहिए? कंप्लीट एनालिसिस के लिए क्या एवरेज प्रोडक्ट को भी शो करवाना चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने तीनों कॉलम बनाया आउटपुट में, एक कॉलम नहीं बनाया। जिस तरह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था ना, वो तो अगर हम सिर्फ उसमें मार्जिनल यूटिलिटी का ही कॉलम कर्व बना देते तो हमारा लॉ तो उधर भी साबित हो गया था सारा कि डाउनवर्ड है। हमने, आपको याद है, उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी का कर्व भी बनाया था, भाई उसको बताने के लिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड है, किस जगह पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, वो याद है आपको? किस जगह पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती थी? जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होते थे। तो इसीलिए कंप्लीट पिक्चर देने के लिए मार्जिनल के साथ साथ टोटल और एवरेज प्रोडक्ट का कर्व भी हम ड्रा करते हैं। यहां तक बात समझ आई? अब सुने, जब वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन 0 तो जाहिर है प्रोडक्ट 0 ही होगी, और क्या होना, सारा कुछ 0 है। प्रोडक्शन शुरू होगी 1 से, यूनिट 1 से, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व को आपने याद, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फिगर याद करनी है। पहले तो 0 आ गया, 1 2 3 2 1 0 -1, ऐसे ही है भाई। 7 थे ना हमारे, 7 पॉइंट थे ना, ये 7 तक गिनती गई थी हमारे। टोटल 8 है, टोटल 8 है, लेकिन एक 0 वाला भी है। तो फिर मुझे बताइए हमारा टेबल क्या हुआ? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का टेबल क्या हुआ? सबसे पहले 2 कॉलम कौन से आएंगे? फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड। टेबल क्या होगा? 1 1 1 1 1 1 1 1। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का साथ में आएगा, उसकी फिगर क्या होगी? 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया हमारा इनपुट। आउटपुट में कितने कॉलम बनाने हैं? कौन कौन सा? टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। सबसे पहले कौन सा कॉलम फिल करना है? टोटल प्रोडक्ट, नहीं सॉरी, आएगा टोटल प्रोडक्ट, फिल मार्जिनल प्रोडक्ट करना है। वो याद है टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी में भी यही किया था हमने, ड्रा पहले टोटल यूटिलिटी लेकिन फिल मार्जिनल यूटिलिटी का किया, क्योंकि याद रखने के लिए वो है। असूली तौर पे कैलकुलेशन पहले टोटल की होती है फिर मार्जिनल की, लेकिन हमने चूंकि याद करके जाना एग्जाम में, तो याद करने के लिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आसान होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहला होगा 0 8 थे 8, 0 1 2 3 2 1 0 -1। भाई ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा बताइए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, अब बाकी का हमने याद नहीं करना, बाकी का मुश्किल है, लेकिन वो खुद कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दिया हो, टोटल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 0 टोटल 0, यहाँ पे 1, यहाँ तक अगले यूनिट की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 2, अगले यूनिट तक 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 और 0 9 -1। नहीं नहीं कोई कमाल नहीं, ये टेबल है, टेबल है, कोई कमाल। अब बताइए एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? भाई एवरेज प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है? डिवाइडेड बाय
आपने खुद ही अभी शाहिद आफरीदी का एवरेज स्कोर कैलकुलेट किया, टोटल रन्स डिवाइडेड बाय टोटल मैचेस प्लेड। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितना है यहाँ पे, यानी टोटल प्रोडक्ट की तरह ये। अब देखिए मार्जिनल से कैलकुलेट हो गया टोटल, टोटल से कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज। टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, 1 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 3, 8 डिवाइडेड बाय 4, 9 डिवाइडेड बाय 5, 9 डिवाइडेड बाय 6, 8 डिवाइडेड बाय 7। भाई टेबल क्लियर हो गया, बना लेंगे, कोई इश्यू तो नहीं है। अब आते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम मैंने आपको घर से बनाने के लिए दी थी, जो अक्सर स्टूडेंट्स ने नहीं बनाई, अक्सर स्टूडेंट्स ने नहीं बनाई। हालांकि आपसे कहा था कि ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। बहरहाल मर्जी आपकी। जिन स्टूडेंट ने डायग्राम बनाई है मैंने चेक किया है वो तकरीबन ठीक बनाई है, कोई बड़ा इशू मुझे नजर नहीं आया। आपने जिंदगी में पहली दफा जो डायग्राम बनाने ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, वो एक्स एक्सिस पे नंबरिंग देनी है और वाई एक्सिस पे भी नंबरिंग देनी है, ये देखने के लिए कि क्या डायग्राम वाकई ही सचमुच उसी शक्ल की बनती है जिस शक्ल की किताब में बनी हुई है, कि ये तो नहीं किताब में कोई और शक्ल बनी हुई है और उधर कोई और बनती है एक्चुअली। ठीक है, उससे एक दफा नंबरिंग के साथ। लेकिन बाद में याद रखें, हमने जब डायग्राम बनानी है उसमें नंबरिंग की जरूरत नहीं होती। आपको शायद याद हो मैंने एक दफा कहा था, बल्कि प्रैक्टिस भी उसके पास यही रही थी हमारी, कि हर डायग्राम को हम कोशिश करते हैं पहली दफा तो नंबर्स के साथ बना लें, उसके बाद आइंदा जब भी डायग्राम बनाएं नंबरिंग के बगैर बनाएं। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन एक दफा नंबरिंग के साथ क्यों आपसे बनवाता हूं, क्योंकि मैं भी कभी आई कैब हमें टेबल खुद से दे के कहे, नॉर्मली नहीं करता लेकिन कभी कभार शायद ऐसा कह दे, टेबल खुद से दे के कहे ये डायग्राम बनाओ, तो कम से कम हमें टेबल से डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब मुझे बताइए कि क्या मैं इस टेबल से डायग्राम बना दूं नंबरिंग, या वो आप बना देंगे, मैं सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर फोकस करूंगा, कंसेप्ट कराऊं, कंसेप्ट करा दूं, ये बना देंगे आप डायग्राम? अच्छा, मुझे उम्मीद कोई नहीं आप डायग्राम बनाएंगे। चले आप कहते हैं तो मैं इतबार कर लेता हूं, लेकिन अब कल आपने 2 दफा डायग्राम बनानी है। चलिए नहीं, चलिए 3 दफा बना दे। अच्छा अब देखिए, मुझे बताइए डायग्राम थोड़ी बड़ी, एक्स एक्सिस पे क्या चीज मेजर करनी है भाई? इनपुट, इधर आएगा इनपुट, इधर आएगा आउटपुट, यानी फैक्टर प्रोडक्शन। कौन सा, फिक्स के वेरिएबल? वेरी फिक्स उधर ही रहेगा, यानी लेबर, लेबर। और वाई एक्सिस पे प्रोडक्टिविटी। देखिए प्रोडक्टिविटी भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है आप पूरा लफ्ज लिखे ना। इधर हम मेजर कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड टोटल प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल एंड, हाँ ठीक है, पूरे हो गए, यही है, क्लियर हो गए। अब सुने, सबसे पहले मुझे कौन से वाला कर्व बनाना चाहिए? सबसे अहम, सबसे, मुझे बताइए तीनों में से, वैसे तीनों ड्रॉ करेंगे, तीनों में से कौन सा कर्व सबसे अहम है? लॉ ही हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे बेस कर रहा है, तो सबसे अहम कर्व हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को क्या करना चाहिए? पहले इंक्रीज, इसके बाद, अब ये देखे कर्व सही बन रहा है क्या? एमपी लिख दिया, मार्जिनल एमपी लिख दूं चलेगा? बस ठीक है, ठीक है, वो कोई मसला है, हमारे कौन सा टेबल के साथ बना रहे हैं। बस देखें टेक्निकली क्या ये कर्व ठीक है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पहले इंक्रीज हो रही है, उसके बाद डिक्रीज हो रही है।
उसमें क्या मसला है? इसमें कोई मसला नहीं है जी। भाई अभी वो बड़े वाला आना है, अभी ठहर। ये तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, टोटल प्रोडक्टिविटी का तो भी आएगा। आगे नहीं, क्या मतलब? अच्छा, मुझे समझ नहीं आया आप क्यों हंस रहे हैं, लेकिन आपके हंसने से मुझे कुछ ना कुछ शक हो रहा है। बाहर चलें, छोड़े, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। अब क्या करना मैंने? टोटल प्रोडक्ट। हाँ, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो होगी, बाद में डिक्रीज भी होगी। और एक चीज का मैंने सिर्फ ध्यान रखना है कि जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होना, वहां पे टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी में भी ऐसे ही था ना, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो, टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो रही, इसका मतलब है फुट्टा रख के मैं यहाँ निशान लगा लूंगा। भाई ठीक है, गुजारा कर ले, 19-20 की है। अब देखें, तो यहाँ पे आके मैंने निशानी लगा ली अपनी, यहाँ पे आके मेरा टोटल प्रोडक्टिविटी का कर्व मैक्सिमम होना चाहिए और डिक्रीज होना चाहिए इसके बाद। नहीं नहीं नहीं, फर्क आ गया, कोई बात, दोबारा कर लेते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ये है कौन सा कर्व? टोटल प्रोडक्टिविटी का। अब कौन सा रह गया? एवरेज प्रोडक्ट। बट ठीक है, ये सही हो गया। एवरेज प्रोडक्टिविटी ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही है ना तकरीबन। अच्छा, अब देखें वो खास बातें जिनका ध्यान रखना है। अगर वो ठीक तो डायग्राम ठीक, वो गलत तो आपको पता है हर डायग्राम की कुछ टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक पूरी हो जाए तो ये 19-20 नहीं होता। अब कैरेक्टरिस्टिक्स सुने, हमने बनाया 3 कर्व, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिव, एवरेज प्रोडक्टिव। रिकॉल करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने जब कर्व बनाया, क्या सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाया कि साथ में टोटल यूटिलिटी का कर्व भी बनाया? क्या मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में कोई रिलेशनशिप था? जरा बताइए क्या था। अगर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, टोटल यूटिलिटी। एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप जो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में था, एग्जैक्टली वही रिलेशनशिप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और टोटल प्रोडक्टिविटी में है। वही रिलेशनशिप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और टोटल प्रोडक्टिविटी में है। अब देखें जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, अब ये देखें, ये है मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये यहां से लेके यहां तक कौन से वाला लॉ है? ये पूरा लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहां से लेके यहां तक कौन सा लॉ है? हाँ, इंक्रीजिंग रिटर्न। ये है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और जहां से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ये लॉ ऑफ, और अगर इन दोनों को मिला दे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब देखिए इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन में
आपने एक तो ये बता दिया जी जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रिटर्न है। पहली बात ये कर दी। अगली बात क्या करनी है, हेडिंग देनी है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड टोटल प्रोडक्टिविटी। रिलेशन, अगली हेडिंग क्या देनी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड टोटल प्रोडक्टिविटी। और रिलेशनशिप कैसे लिखना है सुने, इफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक के यहां से यहां तक, 0 से A तक के 0 से B तक। भाई B भी पॉजिटिव है, भाई ये पॉजिटिव नहीं है, यहां डिक्रीजिंग है लेकिन है तो पॉजिटिव। भाई नहीं समझ आ रही, कुछ समझ, यहां पे पॉजिटिव भी है इंक्रीजिंग भी है, यहां पे पॉजिटिव है डिक्रीजिंग है, लेकिन डिक्रीजिंग है लेकिन पॉजिटिव ही है। तो देखे मैं स्टेटमेंट बोलने लगा, आपने से ट्रू और फॉल्स करना है। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, गलत बोल दिया मैंने। जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, सही है। जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव है टोटल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। भाई यही चीजें तो हमने वो यूटिलिटी वाले में भी पढ़े थे, क्लियर हो गया। लेकिन यूटिलिटी वाला यहाँ पे खत्म हो गया था, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी खत्म नहीं हुई। क्यों? वो कहता है भैया इधर तीसरा कर्व भी है, उधर तो सिर्फ 2 थे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे एवरेज का भी कर्व है। कहता है एवरेज के साथ भी रिलेशन। तो अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड। अच्छा बताइए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या था शाहिद आफरीदी का इस मैच का स्कोर, और एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या था पिछले सारे मैचों का स्कोर इंक्लूडिंग दिस मैच। मुझे बताइए अगर शाहिद आफरीदी के इस मैच का स्कोर एवरेज स्कोर से ज्यादा होगा तो एवरेज स्कोर क्या होगा, अगर इस मैच का स्कोर एवरेज स्कोर से कम होगा तो एवरेज स्कोर क्या होगा, और अगर इस मैच का स्कोर एवरेज स्कोर के बराबर होगा तो दोनों एक बराबर। एग्जैक्टली वही। अब से देखते रहिए, जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी से ज्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी से ज्यादा है, एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी से कम है, एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये मैक्सिमम है एवरेज प्रोडक्टिविटी का। ये पॉइंट मैक्स, क्योंकि इसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, कम जो हो गई। तो रिलेशनशिप समझ आया? फिर से सुन लें, हमने पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कॉलम फिल किया, फिर टोटल प्रोडक्टिविटी का, फिर एवरेज प्रोडक्टिविटी का। डायग्राम में तीनों कर्व बनाए, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दिया, फिर एक्सप्लेनेशन में पहले मार्जिनल का रिलेशनशिप बताया टोटल के साथ, फिर मार्जिनल का रिलेशनशिप बताया एवरेज के साथ। ये बात समझ आ गई यहां तक? ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ये हमारे रिलेशनशिप कवर हो गए, डायग्राम कंप्लीट। आगे चलें। नेक्स्ट हमारी अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस, अगर यहां तक चीजें समझ आ गई तो अजम्पशन में भी कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। अजम्पशंस क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। अजम्पशन की तरफ चलते हैं। पहली अजम्पशन, हर लॉ की होती है ना अजम्पशंस। शॉर्ट रन पीरियड, बताइए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन
शॉर्ट रन पीरियड का लॉ है कि लॉन्ग रन का? भाई डायग्राम देख के बताएं कैसे पता चला ये शॉर्ट रन का है, क्योंकि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है, कुछ वेरिएबल है। अगर सारे के सारे वेरिएबल होते हम कहते हैं लॉन्ग रन का है। तो क्या साबित होता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है ये शॉर्ट रन का है? दूसरा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजेनस। ये होमोजेनस क्या होते हैं? हाँ मुझे याद आया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में भी कुछ इसी तरह की अजम्पशन थी, यूनिट्स शुड बी होमोजेनस। यानी उसमें हमने ये पढ़ा था कि यूनिट यानी बादाम सारे एक जैसे होने चाहिए, ठीक है? ये ना हो कि पहले बादाम खाया कड़वा, फिर उसके बाद बादाम खाया मीठा, तो फिर तो दूसरे यूनिट की यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो बादाम एक जैसे होने चाहिए। हाँ याद आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेबर के जो यूनिट्स हैं एक जैसे होने, होमोजेनस, सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए। यानी सारे के सारे अगर भाई जैसे हैं तो सारे के सारे फिर इन्हीं जैसे होने चाहिए, वरना क्या होगा? मतलब सेहत इन्हीं जैसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर सुन लें, अगर पहले बंदा यहाँ पे बंदे लगाए कमजोर और यहाँ पे आके अगला बंदा लगवा दिया पहलवान, तो बताइए क्या यहाँ पे अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी कि फिर इंक्रीज होती जाएगी? यहाँ पे आके एक जैसे, यहाँ पे एक जैसे, यहाँ पे पहुंचे जब, तो अगला बंदा हमने कहा भाई 2 दिन पहलवान आया, भाई इनको ले आओ, इनसे काम करवाओ, तो यहाँ पे आके फिर मार्जिन पर ऊपर को चली जाएगी। फिर ये थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? दूसरा क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजेनस, एक जैसे होने चाहिए। एग्री करते हैं? अगली पॉसिबिलिटी टू कंबाइन फैक्टर्स, फैक्टर्स को इकट्ठा करना पॉसिबल हो। भाई इसका क्या मतलब है तो खुद बताएं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कल जो आपको किसान वाली मिसाल दी थी उसमें लैंड क्या था? उसकी जमीन। लेबर क्या था? वो खुद, लेबर खुद था, वो काम कर रहा था। कैपिटल क्या था? उसका ट्रैक्टर, पैसों से है। कैपिटल क्या है उसका? ट्रैक्टर। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे लैंड है फिक्स, लेबर एक बंदा था, प्रोडक्शन थोड़ी, 2 बंदे आगे, प्रोडक्शन थोड़ी ज्यादा, 3 बंदे आए, प्रोडक्शन और ज्यादा। लेबर को ऐड करते जाएंगे, क्या ये कॉम्बिनेशन इकट्ठा करके प्रोडक्शन बढ़ेगी? हम कहेंगे ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर लैंड के साथ दूसरा वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर नहीं बल्कि ट्रैक्टर हो, 1 ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर, 3 ट्रैक्टर, 4, बताइए क्या प्रोडक्शन बढ़ेगी? और तो बंदा ही नहीं चलाने वाला होगा तो वो कैसे हो? वो तो उधर ही खड़े रहेंगे ना, वो बटन दबाएंगे, एक दूसरे का टकरे मारते रहेंगे बस। तो क्या बताइए, लैंड के साथ कैपिटल को, सिर्फ कैपिटल को, लेबर को निकाल के सिर्फ कैपिटल को कंबाइन करते हुए प्रोडक्शन बढ़ेगी? क्या पॉसिबल है कंबाइन करना? नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे आपने सेलेक्ट करने हैं, उन्हें इकट्ठा करना, कंबाइन करना पॉसिबल हो। ये ना एग्जाम में लैंड के साथ इधर कैपिटल लिख दे, लैंड के साथ लेबर लिखना है हमने। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे तो फर्ज कीजिए कि हम काम करें, वो किसान खुद काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऐसी मशीनरी इजाद हो गई जिससे हमारी नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, आपको पता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में एफिशिएंसी आ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो ये ना हो कि इस फेज में डिक्रीजिंग रिटर्न में हो और मुल्क में कोई नई चीज इजाद हो जाए जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाए। बाज़ बात ऐसा होता है ना कि नए बीज आ गए, इनसे अब हमारी प्रोडक्शन जो है वो डबल हो जाएगी, इस तरह की खबरें शायद आप सुनते हो। तो कहता है टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होनी चाहिए, वरना टेक्नोलॉजी अगर अपडेट हो गई, उसकी वजह से हमने लॉ ऑफ सप्लाई में भी पढ़ा था कि सप्लाई बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो कहते हैं कांस्टेंट होनी चाहिए टेक्नोलॉजी। अगर डिक्रीजिंग रिटर्न में टेक्नोलॉजी आपने अपग्रेड कर ली
तो आपकी प्रोडक्टिविटी फिर ऊपर को जाना शुरू हो जाएगी। ये है हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कुछ समझ आया आपको? सॉरी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं, 4 अजम्पशन है, 4 अजम्पशन। जी मेरे भाई क्वेश्चन तो पूछे। अजम्पशन मेरे भाई इसी चीज का नाम है ना। नहीं एप्लीकेबल होता है। देखे क्या लॉ ऑफ डिमांड की हमने अजम्पशन पढ़ी थी, क्या वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल होती हैं सारी? देखिए थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया था मसला इकोनॉमिक्स के साथ क्या है। अच्छा मजे की बात सुने, मजे की बात, कहानी दूसरी शुरू कर दी आपने। साइंस में आपको पता है हर साल तरक्की होती रहती है, नई चीजें इजाद होती रहती हैं। इकोनॉमिक्स के लॉज वही हैं जो पिछले 50 साल पहले थे। आप इकोनॉमिक्स की 50 साल पुरानी किताब उठा के देख ले, यही चीजें डिस्कस हुई हैं। लेकिन साइंस की 10 साल पुरानी किताब उठा के देख ले, उसमें कंसेप्ट कुछ और थे, आज कंसेप्ट कुछ और है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि साइंस की नई चीजें इजाद करने के लिए तजर्बागाह मौजूद है, एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। हमने इकोनॉमिक्स में जब कोई नई चीज इजाद करनी होती है, इसके कोई तजर्बागाह मौजूद नहीं है, हमें रियल वर्ल्ड में एनालिसिस करना पड़ता है। इसीलिए हमें अजम्पशन लेना पड़ता, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक चीजों को एडलेस करना पॉसिबल नहीं होता, तो हमें फिर अजम्पशन लेना पड़ते हैं। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए ये समझ आ गया सर आपको। हमने आज क्या सीखा? हमने डेफिनेशन सीखी, हमने टेबल याद कर लिया और इस टेबल की मदद से डायग्राम बनानी सीख ली, और टेबल के बगैर भी डायग्राम बनानी सीख ली, ताकि आई कैप जिस तरह से अगर कहे टेबल के साथ में डायग्राम बना के दो वो भी बना दे, अगर कहे नहीं टेबल के बगैर डायग्राम बना के दो हम वो भी बना दे। और फिर हमने अजम्पशन भी पढ़ ली। कभी कभार 2-3 नंबर के साथ हो सकता है कि कहे सिर्फ मुझे अजम्पशन बता दो, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्लियर है? जी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी मेरे एवरेज प्रोडक्ट समझ कैसे कैलकुलेट हुआ है? एवरेज प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ऑन एवरेज ये हमें कितने यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं ऑन एवरेज। चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं।